हमारे YouTube चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिविल कंस्ट्रक्शन में जो आपकी ब्रिक है उस पर 100 सवाल यानी 100 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ MSW मेसन के BRO के एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में जो ब्रिक दी हुई है उस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 1 नंबर पे दिया हुआ है, ईंट बनाने के लिए मिट्टी में सिलिका की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। ए है 60%, बी है 20%, सी है 30%, डी है 8%। ईंट बनाने के लिए मिट्टी में सिलिका की मात्रा होनी चाहिए दोस्तों 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 60%। ठीक है। दूसरा है, 1 घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होती है? ए 400 ईंटों की, बी 500 ईंटों की, सी 550 ईंटों की, डी 450 ईंटों की। तो 1 घन मीटर ईंट चिनाई के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है? 500 ईंटों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 500 ईंटों की। तीसरा है, ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना का मुख्य कार्य क्या है? ए है अपारगम्यता बढ़ाना, बी है सुगठ्यता बढ़ाना, सी है संकुचन रोकना, डी है स्थायित्व बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सुगठ्यता बढ़ाना। ठीक है। चौथा है, भारत में कौन से सुखाने की विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? ए हॉट फ्लोर ड्रायर, बी टनल ड्रायर, सी प्राकृतिक सुखाने, डी ब्लो ड्राइंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी प्राकृतिक सुखाने। 5 नंबर पे, ईंट की कठोरता का परीक्षण कैसे किया जाता है? ए उंगली के नाखून का उपयोग करके, बी कठोरता का उपयोग करना, सी हथौड़े का उपयोग करना, या डी छन्नी का उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उंगली के नाखून का उपयोग करना। उंगली के नाखून का उपयोग करके हम ईंट का परीक्षण कर सकते हैं। 6 नंबर पे है, ईंट पर अवशोषण परीक्षण में ठंडे पानी में कितने घंटे भिगोना पड़ता है? ए है 19 घंटे, बी है 5 घंटे, सी है 6 घंटे और डी है 24 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 24 घंटे। 24 घंटे तक हम ईंट को ठंडे पानी में भिगोए रखना पड़ता है हमें ईंट को। ठीक है। 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे ईंट की संरचना का परीक्षण कैसे किया जाता है? ए पाउडर और टेस्ट का किया हुआ, बी पानी में डुबोकर सुखाया जाता है, सी दूसरी ईंट से घिसा हुआ और डी तोड़ा और जलाया जाता है। तो ईंट की संरचना का जो परीक्षण होता है वो कैसे किया जाता है दोस्तों? उसे तोड़ा और जलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी तोड़ा और जलाया गया। ठीक है, डी। 8 नंबर पे, ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिक प्रदान करता है? ए एल्यूमिना, बी सिलिका, सी आयरन ऑक्साइड या डी रूहतक भूतका। तो ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से प्लास्टिक प्रदान करता है वो है आयरन ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड सी।
ईंट में ये प्लास्टिकता प्रदान करता है। 9 नंबर पे प्रथम श्रेणी की ईंट द्वारा आरोपित अधिकतम दाब कितना होता है। ए है 3 kg cm², cm2, बी है 55 kg cm2, सी है 75 kg cm2, डी है 105 kg cm2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 kg cm2। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 kg cm2। ठीक है। 10 नंबर पे ईंट को लाल रंग किसके कारण प्रदान होता है। तो ईंट जो हमारी ब्रिक होती है उसमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण प्रदान होता है ईंट में। वो होता है, ए है सिलिका के कारण, बी है आयरन ऑक्साइड के कारण, सी है रुतका के कारण, या डी है सिलिका के कारण। तो जो ब्रिक में हमारी ईंट में लाल रंग होता है वो उसको प्रदान होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी आयरन ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सॉरी। 11 नंबर पे द्वितीय श्रेणी की ईंट का आरोपित दाब इससे कम नहीं हो सकता। ए है 7.5 न्यूनतम स्क्वायर, बी है 9.0 न्यूनतम स्क्वायर, सी है 10.5 mm और डी है 12.0 mm2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूनतम स्क्वायर। द्वितीय श्रेणी की ईंट का आरोपित दाब इससे कम नहीं हो सकता 7.5 न्यूनतम स्क्वायर से। ठीक है। 12 नंबर पे है ईंट की चिनाई में निम्न में से किससे बचना चाहिए। ए है क्षैतिज जोड़, बी है रानीकरी, सी है सिंगल फ्लेमिश और डी है लंबवत जोड़। ईंट की चिनाई में निम्न में से हमें क्षैतिज जोड़ से बचना होता है। क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्षैतिज जोड़। ठीक है। आगे है मेसनरी ब्रिक का मानक आकार कितना होता है। तो मेसनरी ब्रिक का जो आकार होता है वो कितना होता है। ये है 15 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm, बी है 20 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm, सी है 25 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm और डी है 30 cm गुनेला 30 cm गुनेला 10 cm। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी 20 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm। मेसनरी ब्रिक का मानक आकार हो जाएगा ये। 14 नंबर पे है किसी ईंट का भारी मोजरी में भारी कोना कहलाता है। ए कॉइन, बी जेम, सी स्लीपर, डी पैरापेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉइन। किसी ईंट का भारी मोजरी में भारी कोना कॉइन कहलाता है। इसका राइट आंसर कॉइन ए। 15 नंबर पे है दीवार के सामने की ओर लगाई गई अभिलंब ईंट कहलाती है। ए कोर्स कहलाती है, बी स्ट्रेचर कहलाती है, सी हेडर कहलाती है, डी क्लोजर कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेडर, सी। दीवार के सामने की ओर लगाई गई अभिलंब ईंट हेडर कहलाती है। ठीक है। 16 नंबर पे है एक प्रकार का बॉन्डिंग जिसमें सभी को स्ट्रेचर बॉन्ड के स्ट्रेचर के रूप में लाइन होते हैं। इसका राइट ए नंबर पे है स्ट्रेचर बॉन्ड, बी नंबर पे है गार्डन बॉन्ड, सी नंबर पे है हेडर बॉन्ड और डी नंबर पे है फ्लेमिश बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेचर बॉन्ड। ए स्ट्रेचर बॉन्ड। आगे है 17 नंबर पे है प्रथम श्रेणी की ईंट 24 घंटे तक पानी में डूबोए रहने पर अपने सूखे वजन से
अधिक पानी नहीं सोख सकती है। तो कितना पानी नहीं सोख सकती है? ए है 10%, बी है 20%, सी है 20% और डी है 25%। सॉरी दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन एक जैसे आ गए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर हो है वो है 20% ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम श्रेणी की ईंट को 24 घंटे में पानी डुबोए रखने पर वो अपने वजन से 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। ठीक है। 18 नंबर पे है, भार वहन करने के लिए ब्रिक मेसनरी में प्रदत्त संयोग के प्रकार को निम्न रूप में जाना जाता है। ए इंग्लिश बॉन्ड, बी हेडर बॉन्ड, सी गार्डन बॉन्ड, डी जिगजैग बॉन्ड। भार वहन करने के लिए 20 ब्रिक मेसनरी में प्रदत्त संयोग के प्रकार को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंग्लिश बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर पे है, एक ईंट के रेखित समतल जिसके लंबे संकीर्ण किनारे भार प्रदर्शित हो रहे हो तो उसे कहते हैं ए स्ट्रेचर बॉन्ड, बी हेडर, सी सोल्जर और या डी सेलर बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेचर। एक ईंट रेखित समतल जिसके लंबे संकीर्ण किनारे भार प्रदर्शित हो रही हो उसे कहते हैं स्ट्रेचर। 20 नंबर पे है, वर्टिकल जॉइंट से बचने के लिए इंग्लिश बॉन्ड में प्रत्येक हेडर कोर्स की शुरुआत में क्या रखा जाना चाहिए? इसका राइट ए है रानी करी, बी है आधा बल्ला, डी है 3/4 बल्ला या डी है राजा करी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रानी करी, जिसे हम क्वीन क्लोजर के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल जॉइंट से। इसे ध्यान से याद रखिएगा, वर्टिकल जॉइंट से बचने के लिए इंग्लिश बॉन्ड में प्रत्येक हेडर कोर्स की शुरुआत में रानी करी मेरा मतलब है क्वीन क्लोजर का उपयोग करते हैं। ठीक है। 21 नंबर पे है, इनमें से किसका उपयोग करके ईंट को मोल्ड करने के लिए इसका उपयोग ईंट को मोल्ड करने के लिए किया जाता है? ए पत्थर, बी मिट्टी, सी घास, डी है इसमें से कोई नहीं। इसमें से ईंट को मोल्ड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बी मिट्टी। ईंट को मोल्ड करने के लिए मिट्टी का उपयोग करते हैं। 22, कौन सा बॉन्ड अंग्रेजी बॉन्ड की तुलना में दिखने में बेहतर होता है? ए है फ्लेमिश बॉन्ड, बी है डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सी है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डी है पॉलीफ्लेमिश बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड जो होता है वो अंग्रेजी बॉन्ड की तुलना में दिखने में बेहतर होता है, मतलब अंग्रेजी बॉन्ड से दिखने में अच्छा होता है। 23 नंबर पे, दीवार की दिशा में लंबाई के किस बंधन में ईंटें बिछाई जाती है? ए हेडर, बी फ्लेमिश, सी स्ट्रेचर या डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सी स्ट्रेचर के रूप में। दीवार की दिशा के लंबाई में स्ट्रेचर के रूप में ईंटें बिछाई जाती है। 24 नंबर पे है, बॉन्ड हेडिंग और स्ट्रेचिंग कोर्स से बना होता है जिसे इस तरह व्यवस्थित किया जाता है। स्ट्रेचिंग कोर्स के अनेक स्ट्रेचिंग के बाद आता है उसे कहते हैं ए रेकिंग बॉन्ड, बी डच बॉन्ड, सी फेसिंग बॉन्ड, डी हेडिंग बॉन्ड। तो उसे कहते हैं सी फेसिंग बॉन्ड। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फेसिंग बॉन्ड। ठीक है।
25 नंबर पे है द्वितीय श्रेणी की ईंट का आरोपित दाब इससे कम नहीं हो सकता। कितने से कम नहीं हो सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5 न्यूनतम mm²। ठीक है। द्वितीय श्रेणी की ईंट का आरोपित दाब 7.5 न्यूनतम से mm² से कम नहीं हो सकता। तो 26 नंबर पे है ईंट का वह प्रकार जो बहुमंजिला इमारतों की पैनल वॉल के लिए उपयुक्त होता है। ए है होलो ब्रिक, बी है फोरेपोर्ट्रेट ब्रिक, सी है ए अथवा बी और डी है इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अथवा बी यानी सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईंट का वह प्रकार है जो बहुमंजिला इमारतों की पैनल वॉल के लिए उपयुक्त होता है, वो होता है होलो ब्रिक या फोरेपोर्ट्रेट ब्रिक। ठीक है। 27 नंबर पे है भार वहन करने के लिए ब्रिक मेसनरी में प्रदत्त संयोग के प्रकार को निम्न रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर इंग्लिश बॉन्ड के रूप में, हेडर बॉन्ड के रूप में, सी गार्डन बॉन्ड के रूप में या डी जिगजैग बॉन्ड के रूप में। भार वहन करने के लिए ब्रिक मेसनरी में किसके रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है ए इंग्लिश बॉन्ड के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंग्लिश बॉन्ड। 28 हल्के वक्र कोने में प्रयोग किए जाने वाले एक गोलाकार किनारे वाली ईंटों को कहा जाता है। ए बुलनोज, बी क्लोजर, सी राउंड नोज या डी स्पेसिफिक नोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बुलनोज। हल्के वक्र कोने में प्रयोग किए जाने वाले एक गोलाकार किनारे वाली ईंटों को कहा जाता है बुलनोज ब्रिक। 29 किसी दीवार में ईंटों को रखते समय ईंट के दादुर को निम्न स्थिति में रखा जाना चाहिए। ए ऊर्ध्व, बी निम्न, सी बगल या डी किसी भी स्थिति में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऊर्ध्व स्थिति में रखा जाना चाहिए। ऊर्ध्व। ए 30 नंबर पे है ईंट की चौड़ाई और लंबाई के मध्य बिंदुओं से त्रिभुजीय कोने को काट कर प्राप्त भाग कहलाता है। क्या कौन सा भाग कहलाता है? उस भाग को क्या कहते हैं, मेरा मतलब है। ए क्वीन क्लोजर, बी क्वीन क्लोजर, सी स्ट्रेचर या डी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए किंग क्लोजर। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो BRO MSW मेसन की आपको किसी भी चैनल वालों से किसी भी प्रकार के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके मेसन के सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी 2 क्लासेस डाल चुके हैं और आगे भी इसी तरह के वीडियो क्लासेस हम एक एक करके हमारे चैनल पर डालने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 31 नंबर पे है प्रथम श्रेणी की ईंट की 24 घंटे में पानी में डुबोए रहने पर अपने सूखे वजन से अधिक भार पानी नहीं सोख सकती है। तो जो प्रथम श्रेणी की हमारी ईंट होती है वो 24 घंटे में पानी में डुबोए रहने पर वो अपने सूखे वजन से कितना पानी नहीं सोख सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 20% से ज़्यादा पानी वो ब्रिक नहीं सोख सकती। 32 नंबर पे एक स्ट्रेचर एक प्रकार का बॉन्डिंग जिसमें सभी कोर्स स्ट्रेचर के रूप में लाइज होते उसे कहते हैं ए स्ट्रेचर बॉन्ड, बी हेडर बॉन्ड, सी गार्डन बॉन्ड, डी फ्लेमिश बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए
ए स्ट्रेचर बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्ट्रेचर बॉन्ड। 33 नंबर पे प्रथम श्रेणी की ईंट द्वारा आरोपित अधिकतम दाब कितना होता है। प्रथम श्रेणी की जो ईंट होती है उसका आरोपित अधिकतम दाब कितना होता है। ए है 3 kg/cm2, बी है 55 kg/cm2, सी है 75 kg/cm2 या डी है 105 kg/cm2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 105 kg/cm2। 34 नंबर पे है दोस्तों, मेसनरी ब्रिक का मानक आकार कितना होता है। ए 15 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm, बी है 20 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm, सी है 25 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm या डी है 30 cm गुनेला 10 cm गुनेला 10 cm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों बी 20 cm गुनेला 20 cm गुनेला 20 cm। दोस्तों कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छा ही है, इसी की वजह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो 35 नंबर पे है, किसी ईंट का भारी मोजरी में भारी कोना कहलाता है। ए कॉइन, बी जेम, सी स्लीपर या डी पैरापेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कॉइन। किसी ईंट का भारी मोजरी में भारी कोना कहलाता है, वो कहलाता है कॉइन। 36 नंबर पे है, दीवार के सामने की ओर लगाई गई अभिलंब ईंट कहलाती है। तो दीवार के सामने की ओर लगाई गई अभिलंब ईंट कौन सी ईंट कहलाती है, वो कहलाती है ए कोर्स, बी स्ट्रेचर, सी हेडर या डी क्लोजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेचर बोर्ड। दीवार के सामने की ओर लगाई गई अभिलंब ईंट कहलाती है स्ट्रेचर। ठीक है, आगे देखते। तो 37 नंबर पे यहाँ पे, सभी दीवार की मोटाई के लिए अति सामान्य रूप से प्रयुक्त बॉन्ड होता है। तो जो सभी दीवार की मोटाई के लिए अति सामान्य रूप से जिसका उपयोग होता है उस बॉन्ड को वो बॉन्ड कौन सा होता है। ए है इंग्लिश बॉन्ड, बी है फ्लेमिश बॉन्ड, सी है स्ट्रेचिंग बॉन्ड या डी है हेडिंग बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इंग्लिश बॉन्ड। सभी दीवार की मोटाई के लिए अति सामान्य रूप से प्रयुक्त उपयोग किए जाने वाला बॉन्ड होता है इंग्लिश बॉन्ड। 38 नंबर पे है, ईंटों की क्षैतिज परत गारे में या कमी बिना गारे के ही कहलाती है, उसे कहते हैं ए बॉन्ड, बी कोर्स, सी ब्रिक मेसनरी या डी ए सभी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कोर्स। ईंटों की क्षैतिज परत गारे में या कमी बिना गारे की ही कहलाती है, वो कहलाती है कोर्स। 39 नंबर पे, यदि एक ईंट को लंबाई में काटा जाए तब लंबवत कटी हुई ईंट को कहा जाता है। ए क्वीन क्लोजर, बी किन क्लोजर, सी कॉर्बेल या डी बैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए क्वीन क्लोजर, जिसे हम मादा डेली भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वीन क्लोजर। यदि एक ईंट को लंबाई में काटा जाए तब लंबवत कटी हुई ईंट को क्वीन क्लोजर कहते हैं। ठीक है, 40 नंबर पे, अच्छी ईंट के लिए तैयार मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ए 20 से 30%, बी 30 से 40%, सी 40 से 50% या डी 50 से 60%।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 20 से 30%। अच्छी ईंट के लिए तैयार मिट्टी में एल्यूमिना की मात्रा होनी चाहिए 20 से 30% के बीच में। तो 41 नंबर पे हो जाएगा, 41 नंबर पे है दोस्तों, प्रथम श्रेणी की ईंट में दाब का आरोपण की न्यूनतम क्षमता कितनी होनी चाहिए? ए 60 न्यूटन mm², बी 10.5 mn न्यूटन², सी 12.5 न्यूटन², डी 14.0 न्यूटन²। प्रथम श्रेणी की ईंट का आरोपित दाब होता है दोस्तों, आरोपित दाब की न्यूनतम क्षमता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 10.5 न्यूटन²। ठीक है, 42 नंबर पे आ गया है। सभी दीवार की मोटाई के लिए अति सामान्य रूप से उपयोग किया गया बॉन्ड होता है। तो कौन सा बॉन्ड होता है? सभी दीवार की मोटाई के लिए अति सामान्य रूप से उपयोग किया गया कौन सा बॉन्ड होता है? ए इंग्लिश बॉन्ड, बी फ्लेमिश बॉन्ड, सी स्ट्रेचिंग बॉन्ड या डी हेडिंग बॉन्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, 43वें नंबर पे है दोस्तों, प्रथम श्रेणी की ईंटों की न्यूनतम क्रशिंग शक्ति कितनी होती है? तो जो हमारी प्रथम श्रेणी की ईंट होती है, मतलब ब्रिक होती है, उसकी न्यूनतम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? ए है 105 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, बी है 70 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, सी है 50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी, या डी है 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 105 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम श्रेणी की ईंटों के लिए न्यूनतम क्रशिंग शक्ति होती है 105 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी। 44वें नंबर पे वैकल्पिक हेडर व स्ट्रेचर की प्रक्रिया से निर्मित होता है, जिसमें एक प्रक्रिया के नीचे हेडर की प्रक्रिया के स्ट्रेचर के ऊपर मध्य रूप से स्थित होता है। तो वैकल्पिक हेडर व स्ट्रेचर की प्रक्रियाओं से निर्मित होता है, जिसमें एक प्रक्रिया को हेडर के नीचे और दूसरी प्रक्रिया में स्ट्रेचर के ऊपर मध्य रूप से स्थित होता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ठीक है, ए है फ्लेमिश बॉन्ड, बी है इंग्लिश बॉन्ड, सी है हेडर बॉन्ड या डी है फ्लेमिश बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिश बॉन्ड। 45 अच्छी ईंटों की गुणवत्ता के लिहाज से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? ए ईंटों को निम्न चालकता होनी चाहिए, बी ईंटों की उच्च तापीय चालकता होनी चाहिए, सी ईंटों को आकार में समान होना चाहिए या डी ईंटों का मानक आकार होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ईंटों का आकार में समान होना चाहिए, ईंटों का आकार में समान होना चाहिए। 46 गारे में लगाई गई ईंटों की क्षैतिज परत कहलाती है? ए कोर्स, बी हेडर कहलाती है, सी स्ट्रेचर कहलाती है या डी क्लोजर कहलाती है। तो जो गारे में ईंटें लगाई जाती है उस ईंटों की क्षैतिज परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी स्ट्रेचर। गारे में लगाई गई ईंटों की क्षैतिज परत स्ट्रेचर कहलाती है, सी। 47 मोर्टार के साथ ईंट की ऊर्ध्वाधर सतह बनाई जाती है जिसे कहते हैं? एक कोर्स कहते हैं, बी स्ट्रेचर कहते हैं या सी हेडर कहते हैं या डी क्लोजर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कोर्स कहते हैं।
48 80 40। खोखली ईंट की प्रतिरोधी होती है। खोखली ईंट किसकी प्रतिरोधी होती है? ए ऊष्मा की, डी बी प्रकाश की, सी ध्वनि की, या डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खोखली ईंट ऊष्मा की प्रतिरोधी होती है। ए ऊष्मा। 49 निम्न का उपयोग करके ईंट को मोल्ड किया जाता है। ए पत्थर का, बी मिट्टी का, सी घास का, या डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करके ईंट को मोल्ड किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मिट्टी का। मिट्टी का उपयोग करके ईंटों को मोल्ड किया जाता है। 50 ईंटों की राजगिरी में अच्छे बंधन के लिए क्या आवश्यक है? ए सभी ईंटों का एक साइज में होना आवश्यक नहीं है। बी बैट का उपयोग केवल वैकल्पिक कोर्स में होना चाहिए। सी वैकल्पिक कोर्स में क्षैतिज जॉइंट सीधा होना चाहिए, या डी प्रयुक्त मोर्टार में योजक के रूप में होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ईंटों की राजगिरी में अच्छे बंधन के लिए वैकल्पिक कोर्स में क्षैतिज जॉइंट सीधा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वैकल्पिक कोर्स में क्षैतिज जॉइंट सीधा होना चाहिए। 51 दीवार के पार्श्व में ईंट को इसकी लंबाई के समांतर डाला जाता है, उसे कहते हैं ए कोर्स, बी स्ट्रेचर, सी हेडर, या डी क्लोजर। तो जो दीवार होती है हमारी ब्रिक की, उसके पार्श्व में ईंट को इसकी लंबाई के समांतर डाला जाता है, उसे कहते हैं बी स्ट्रेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्ट्रेचर। दीवार के पार्श्व में ईंटों को इसके लंबाई के समांतर डाला जाता है, उसे कहते हैं बी स्ट्रेचर। ठीक है। 52 किस प्रकार के बॉन्ड में हेडर समान रूप से वितरित किए जाते हैं? ए स्ट्रेचर बॉन्ड में, बी फ्लेमिश बॉन्ड में, सी हेडर बॉन्ड में, या डी अंग्रेजी बॉन्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हेडर बॉन्ड में। हेडर बॉन्ड में हेडर समान रूप से वितरित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेडर बॉन्ड। 53 इस बॉन्ड को ईंट के काम में सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है। ए रेकिंग बॉन्ड, बी गार्डन दीवार बॉन्ड, सी अंग्रेजी बॉन्ड, या डी डच बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अंग्रेजी बॉन्ड। अंग्रेजी बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ईंट के काम में सबसे मजबूत बॉन्ड माना जाता है, वो है अंग्रेजी बॉन्ड। 54 एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता की संख्या होती है? एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होती है? ए 400, बी 450, सी 500, या डी 550। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 500। एक घन मीटर ईंट चिनाई के लिए 500 ईंटों की आवश्यकता होती है। 55 बुलनोज वाली ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए तेज कोनों की गोलाई के लिए, बी स्तंभ के लिए, सी सजावट उद्देश्य के लिए, या डी आर्चेस के लिए। तो जो हमारी बुलनोज वाली ईंट होती है उसका प्रयोग किसके लिए इनमें से नहीं किया जाता, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्तंभ के लिए। जो हमारे स्तंभ होते हैं मतलब कॉलम होते हैं उसके लिए बुलनोज वाली ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। 56 नंबर पे एक अच्छी ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत अलग अलग होना चाहिए। ए 20 से 30%, बी
30 से 40%, सी 40 से 50% या डी 50 से 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 20 से 30%। एक अच्छी ईट में एक अच्छी ईट की मिट्टी में एल्यूमिना का प्रतिशत 20 से 30% से अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो 57 नंबर पे देखते हैं। एक दीवार की समाप्ति इस तरह से की कि अंत परियोजनाओं में प्रत्येक वैकल्पिक पाठ्यक्रम को के रूप में लगाया जाता है। एक दीवार की समाप्ति इस तरह से की कि अंत में परियोजनाओं में प्रत्येक वैकल्पिक पाठ्यक्रम में जाना जाता है। ए रैकिंग बैक, बी टूथिंग, सी मेंढक या डी लापी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी टूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर पे है। 58 नंबर पे ईंटों को लंबाई या क्रॉस दिशा में अलग करने वाले ऊर्ध्वाधर जोड़ों को कहा जाता है। ए करीब, बी बेड, सी लंबित या डी उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी लंबित। ईंटों की लंबाई या क्रॉस दिशा में अलग करने वाले ऊर्ध्वाधर जोड़ों को लंबित कहा जाता है। 59 ईंट की चिनाई के निर्माण में एक दिन में दीवारों को 1.5 मीटर से अधिक ऊंचा करने से रोका जाएगा। क्या ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक दिन में ईंट की चिनाई 1.5 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं कर सकती? तो ये है सत्य, बी झूठा, सी सच या गलत हो सकता है या डी कह नहीं कह सकती। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सच या गलत हो सकता है। मतलब जो चिनाई करने वाले कारीगर होते उन पर वो डिपेंड करता है कि वो एक दिन में 1 से 5 मीटर से अधिक ऊंची चिनाई कर सकते या नहीं। ठीक है, 60 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ईंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंट का प्रकार नहीं है। ए आम जली हुई मिट्टी की ईंटें, बी कंक्रीट ईंटें, सी फ्लाई ऐश मिट्टी की ईंटें या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कि जो निम्नलिखित में से कौन सी ईंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाली ईंट का प्रकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 61 नंबर पे दिया गया है किस प्रकार की ईंट की चिनाई में मिट्टी के बजाय सीमेंट मोर्टार में ईंटें बिछाकर की जाती है। ए सीमेंट में ईंट का काम, बी मुडी में ईंट का काम, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि किस प्रकार की ईंट की चिनाई की मिट्टी की बजाय सीमेंट मोर्टार में ईंटें बिछाकर की जाती है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं इस सवाल का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 62 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है मिट्टी में ईंट के काम में की मोटाई में मोटार संयुक्त होता है। ए 2 मिमी, बी 4 मिमी, सी 8 मिमी या डी 12 मिमी। तो जो
मिट्टी में ईंट का काम में ईंट की ईंट के काम में मोटाई मोर्टार के संयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 12 मिमी। मोर्टार संयुक्त होती है 12 मिमी। 63 ब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए चिनाई ईंट चिनाई निर्माण का एक अत्यधिक टिकाऊ रूप है। बी यह ठोस द्रव्यमान का निर्माण करने के लिए व्यवस्थित तरीके से मोर्टार में ईंटों को रखकर बनाया गया अधिक भार का सामना कर सकता है। सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से जो सत्य है वो है ए और बी दोनों। मतलब ईंट चिनाई के निर्माण में एक अत्यधिक टिकाऊ रूप है और यह ठोस द्रव्यमान का निर्माण करने के लिए व्यवस्थित तरीके से मोर्टार में ईंटों को बिछाकर रखकर बनाया गया है जो अत्यधिक भार का सामना कर सकते हैं। इस सवाल की ये दोनों आंसर राइट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 64 नंबर पे दिया हुआ है, प्रत्येक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक हेडर और स्ट्रेचर प्रदान किए जाते हैं। ए अंग्रेजी बॉन्ड में, बी फ्लेमिश बॉन्ड में, सी स्ट्रेचर बॉन्ड में, या डी हेडर बॉन्ड में। तो जो प्रत्येक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक हेडर और स्ट्रेचर प्रदान किए जाते हैं उसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फ्लेमिश बॉन्ड। हेडर और स्ट्रेचर जिस बॉन्ड में एक के बाद एक प्रदान किए जाते हैं उसे कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड में वो प्रदान किए जाते हैं। तो 65 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक शीर्षलेख को इसके नीचे स्ट्रेचर के मध्य में रखा गया है। तो दोस्तों इस सवाल का भी आपको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है, कि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे 66 नंबर पे, ईंट की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में ईंट बनाने के लिए अच्छी मिट्टी के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जो ईंट की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में ईंट बनाने के लिए अच्छी मिट्टी के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का सही अनुक्रम क्या है? ए है सिलिका एल्यूमिना चूना लोह ऑक्साइड, बी है एल्यूमिना सिलिका चूना लोह ऑक्साइड, या सी है चूना लोह ऑक्साइड सिलिका एल्यूमिना, या डी है सिलिका एल्यूमिना लोह ऑक्साइड चूना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बी एल्यूमिना सिलिका चूना और लोह ऑक्साइड। ये ईंट की प्रतिशत संरचना के संदर्भ में ईंट बनाने के लिए अच्छी मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से सामग्रियों का सही अनुक्रम है। ठीक है, अगला है 67 नंबर पे है, वर्टिकल जॉइंट से बचने के लिए इंग्लिश बॉन्ड में प्रत्येक हेडर कोर्स की शुरुआत में क्या रखा जाना चाहिए? तो जो वर्टिकल जॉइंट होते हैं हमारी दीवार में, उससे बचने के लिए सबसे पहले दीवार के में क्या रखते हैं? ए रानी करीब, बी हाफ बेड, सी राजा करीब, या डी 3/4 बल्ला। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रानी करीब, जिसे हम क्वीन क्लोजर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी करीब। 68 नंबर पे है, ईंट की चिनाई में निम्न में से किससे बचना चाहिए? ए क्षैतिज जोड़, बी रानी करीब, सी सिंगल फ्लेमिश, या डी वर्टिकल जॉइंट। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डी वर्टिकल जॉइंट। तो ईंट की चिनाई में हमें वर्टिकल जॉइंट से बचना चाहिए। ठीक है,
69 नंबर पे है 150 माइक्रोन की आयत चलनी का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, आयत चलनी के छिद्र का माप होता है। तो कौन सा माप होता है? ए 0.00 15 mm, 0.0 15 mm या 0.15 mm या 1.5 mm। तो जब हमारी 150 माइक्रोन की आयत चलनी होती है, उसके जो छिद्र होते उसका माप होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 0.15 mm। ठीक है। 70 नंबर पे दिया गया है 17 नंबर पे, प्रथम श्रेणी की ईंट का संदलन सामर्थ्य कितनी होती है? जो हमारी प्रथम श्रेणी की ईंट होती है उसकी संदलन सामर्थ्य यहाँ पे पूछी गई है। तो ए नंबर पे है, ए है 3 न्यूनतम mm², बी है 5.5 न्यूनतम स्क्वायर, सी है 10.5 न्यूनतम mm², डी है 7.5 न्यूनतम mm²। तो जो इसका प्रथम श्रेणी की ईंट का संदलन सामर्थ्य होता है दोस्तों डी 7.5 न्यूनतम mm²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 7.5 न्यूनतम mm²। तो 71 नंबर पे है, मीट्रिक प्रणाली में ईंट का प्रामाणिक माप सेमी है। ए 19x4.5 गुनेला 2.25, बी है 20 गुनेला 10 गुनेला 10, सी है 19 गुनेला 9 गुनेला 9 गुनेला 9, डी है 19 गुनेला 9 गुनेला 4.5। तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 19 गुनेला 9 गुनेला 9। मीट्रिक प्रणाली में ईंट का प्रामाणिक माप होता है 19 सेमी गुनेला 9 सेमी गुनेला 9 सेमी। ठीक है। तो 72 नंबर पे दिया हुआ है, ईंटों के गुणों के लिए भारतीय मानक कोड लिया जाता है। ए 15 बराबर 10/87/1907, 15/10/77 2000, सी है 15/10/77/1957 या डी है 15/10/97/2006। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ईंटों के गुण के लिए भारतीय मानक कोड लिया जाता है सी 15/10/77-1957। ठीक है। 73 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, साधारण ईंट अधिकतम तापक्रम सहन पिछले से नहीं कर सकती है। इसके ऑप्शन देखते, ए दिया हुआ है 900 सेल्सियस, बी दिया हुआ है 110 सेल्सियस, सी दिया हुआ है 1200 सेल्सियस या डी दिया हुआ है 1500 सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 900 सेल्सियस। ठीक है। 74 नंबर पे हो जाएगा, अग्निशः ईंटें निम्न तापक्रम पर अपना आकार और सामर्थ्य बनाए रखती है। इसके ऑप्शन है ए 900 सेल्सियस, बी 1700 सेल्सियस या सी 1000 सेल्सियस या डी 700 सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अग्निशः ईंटें निम्न तापक्रम में पर अपना आकार और सामर्थ्य बनाए रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1700 सेल्सियस पर।
अग्निशः ईंटें 1700 सेल्सियस पर अपना आकार और सामर्थ्य बनाए रखती है। तो 75 नंबर पे है, ईंट के निर्माण में स्टॉक बोर्ड होता है। जो मतलब हम जब ईंट का निर्माण करते हैं उसमें जो स्टॉक बोर्ड होता है, स्टॉक बोर्ड, उसे क्या कहते हैं? तो ए है साचा, बी है सामान्य तख्ता, सी है पैलेट बोर्ड या डी है डिल्ला फ्रॉग बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए साचा। जो ईंट के निर्माण में स्टॉक बोर्ड होता है उसे कहते हैं ए साचा। ठीक है। 76 साइज परीक्षण में ईंटों की औसत साइज में अंतर अनुमेय है। ए 1%, बी 3%, सी 2% या डी 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 2%। सादा साइज परीक्षण में ईंटों की औसत साइज में अंतर अनुमेय होता है 2%। ठीक है। तो 77 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ईंट पाथने या ढालने के साँचे का आकार होता है, मतलब जो ईंट को तैयार करने का साँचा होता है उसका आकार कितना होता है? ए 20x10x10, बी 19x9x9, सी 19x9x4.5 या डी 20x9x4.5। तो जो ईंट को तैयार करने का जो साँचा होता है उसका आकार होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 20x10x10। ठीक है। तो 78 नंबर पे है, ईंट को उसके विशिष्ट प्रकार का चेरी लाल रंग किसके कारण प्रदान होता है? तो जो ईंट का लाल रंग है वो ईंट को किसके कारण प्रदान होता है? ए एल्यूमिना, बी लोह ऑक्साइड, सी चूना या डी सिलिका। जो ईंट को लाल रंग प्रदान होता है वो होता है दोस्तों लोह ऑक्साइड के कारण। इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, चाहे वो सिविल की कोई भी एग्जाम हो चाहे BRO MSW मेसन की हो। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है 79 नंबर पे है, निम्न में से कौन सा परीक्षण सामान्य ईंटों पर नहीं किया जाता? ए जल अवशोषण परीक्षण, बी साइज परीक्षण, सी उत्फुल्लन परीक्षण या डी निर्दोषिता परीक्षण। तो जो निम्न में से जो परीक्षण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी निर्दोषिता परीक्षण। ये परीक्षण ईंटों पर नहीं किया जाता है। ठीक है। तो 80 नंबर पे है, सामान्य परीक्षण में ईंट प्रथम श्रेणी को कितनी ऊंचाई से गिराने पर नहीं टूटनी चाहिए? ये जो हमारी ईंट का परीक्षण होता है उसमें जब हम ऊपर से नीचे ईंट को फेंकते हैं तो कितनी मीटर की ऊंचाई से अगर हम ईंट को फेंके तो वो नहीं टूटनी चाहिए? ए है 3 मीटर, बी है 1.2 मीटर, सी है 1.5 मीटर या डी है 2 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 1.5 मीटर। अगर हम 1.5 मीटर से ईंट को फेंके प्रथम श्रेणी की ईंट को तो वो नहीं टूटनी चाहिए। 81 नंबर पे है, द्वितीय श्रेणी की ईंट की अधिकतम पानी नहीं सोखनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी की ईंट अधिकतम पानी नहीं सोखनी चाहिए। तो कितना पानी वो नहीं सोखनी चाहिए? ए 22%, बी 20%, सी 15% या डी 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 22%। जो द्वितीय श्रेणी की ईंट होती है वो थोड़ी हमारी प्रथम श्रेणी की ब्रिक से ज़्यादा पानी सोखती है। प्रथम श्रेणी की ईंट 20% पानी सोखती है, द्वितीय श्रेणी की ईंट 22% पानी सोखती है। ठीक है। अगला है 82 नंबर पे, 1 लाख ईंट पकाने के लिए कितना कोयला खर्च होता है?
ए 35 से 40 टन, बी 20 से 30 टन, सी 5 से 10 टन या डी 18 से 20 टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 से 20 टन। 1 लाख ईंट पकाने के लिए 18 से 20 टन कोयला खर्च होता है। ठीक है। 83 नंबर पे चिनाई में मसाले जोड़ सहित ईंट का साइज होता है। जब हम ईंट की चिनाई करते हैं तब जो उसमें मोर्टार डाला जाता है जिसमें मसाला होता है, मसाला कहते हैं, उसके जोड़ के साथ ईंट का साइज कितना होता है? ए 20 गुनेला 10 गुनेला 10, बी 9 गुनेला 9 गुनेला 9, सी 19 गुनेला 9 गुनेला 4.5 और डी 20 गुनेला 11 गुनेला 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस चिनाई में ईंट के मसाले का जोड़ सहित साइज होता है, मोर्टार के साथ साइज होता है 20 गुनेला 10 गुनेला 10। ठीक है। 84 नंबर पे साइज परीक्षण में ईंटों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। जब हम ईंटों का साइज परीक्षण करते तो उसमें कितने ईंटों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? ए 15 ईंटों की, बी 7 ईंटों की, सी 20 ईंटों की या डी 12 ईंटों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी 20 ईंटों की। जो ईंटों का साइज परीक्षण होता है उसमें 20 ईंटों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, 20। 85 1000 ईंटों के लिए करीब कितने घनमीटर मिट्टी की जरूरत होगी? ए 1, बी 4, बी 4 या सी 5 या डी 2। 1000 ईंटों के लिए करीब कितने घनमीटर मिट्टी की जरूरत होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 2 ईंटों की। 1 घनमीटर 1000 ईंटों के लिए करीब 2 घनमीटर मिट्टी की जरूरत होगी। ठीक है। तो 86 नंबर पे दिया हुआ है, ईंटों में वालू की मात्रा अधिक होने पर उस पर क्या होता है? जब हमारी जो ब्रिक होती है उसमें अगर वालू की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है? ए पीलापन आ जाता है, बी मजबूती आ जाती है, सी भंगुरता आ जाती है या डी उजले धब्बे पड़ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगर ईंट में वालू की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भंगुरता आने लगती है। ठीक है। अगला है 87 नंबर पे, प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम सामर्थ्य होनी चाहिए। ए 60 kg CM2, बी 75 kg CM2, डी 100 kg CM2 या डी 120 kg CM2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम सामर्थ्य होनी चाहिए सी 100 kg CM2। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 100 kg CM2। 88 नंबर पे ईंटों में नोनी लगने का कारण कौन सा होता है? ए वायुमंडल में अधिक आर्द्रता, बी अधिक ताप या डी सल्फेट लवणों का आधिक्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सल्फेट लवणों का आधिक्य। 89 नंबर पे अच्छी ईंट का भार प्रति घनमीटर होता है। ए 1500 से 1900 किग्रा, बी 2000 से 2500 किग्रा, सी 700 से 1200 किग्रा और डी 900 से 1500 किलोग्राम। ठीक है। जो ये यहाँ पे किग्रा बताया हुआ है ये होता है किलोग्राम। तो अच्छी ईंट का भार प्रति घनमीटर होता है, कितना घनमीटर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1500 से 1900 किलोग्राम तक।
ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1500 से 1900 किलोग्राम। ठीक है, तो 19 नंबर पे यहाँ पे दिखाया गया है झावा ईंट होती है, जो हमारी झामा ईंट जिसे 4th क्लास ब्रिक भी कहते, उसे वो कैसी होती है? ए ज़्यादा पकी हुई, बी कच्ची, सी कोई नहीं और डी कुछ कम पकी हुई। तो जो हमारी झामा ब्रिक होती है वो थोड़ी कम पकी हुई होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कम पकी हुई होती है। 91 नंबर पे हो जाएगा है एक ईंट की मिट्टी में मुख्यतः होता है ए एल्यूमिना, बी आयरन ऑक्साइड, सी मैग्नीशिया या डी चूना हो। तो जो एक अच्छी ईंट में मुख्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए एल्यूमिना। एक अच्छी ईंट में मिट्टी के मुख्य होता है, ईंटों में मुख्य होता है एल्यूमिना। ये 92 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा ईंट मिट्टी की प्रक्रिया का पहला कदम है? ए खुदाई करना, बी साइड चेन, सी सफाई या अनसोलिंग। जब हम ईंट को बनाते हैं तो उसमें जो ईंट बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहला कदम कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनसोलिंग। अनसोलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ईंट मिट्टी की प्रक्रिया का पहला कदम होता है अनसोलिंग। ठीक है, 93 नंबर पे है ईंट की मिट्टी को गूंथने की प्रक्रिया कहलाती है ए पगिंग, बी ब्लेडिंग, सी रेमिंग या डी टेम्पिंग। जो हमारी ईंट मिट्टी को गूंथने की प्रक्रिया है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पगिंग कहलाती है। पगिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा पगिंग। ईंट मिट्टी को गूंथने की प्रक्रिया पगिंग कहलाती है। ठीक है, 94 निम्नलिखित में से कौन सा पग मिल का भाग नहीं है? जो हमारी ईंट तैयार करने में जो मदद करता है पग मिल, इसमें से उसका कौन सा भाग नहीं है? ए वर्टिकल शाफ्ट, बी हब, सी कटिंग या डी टिम्बर बेस। तो जो हमारी पग मिल होती है उसका जो पग मिल होती है उसका कौन सा इसमें से भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हब। हब जो है वो पग मिल का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हब। ठीक है, तो 95 नंबर पे देखते हैं ईंट की मिट्टी को ढालने की कितनी विधियां हैं? जो हमारी ईंट होती है मतलब ब्रिक, उसको मिट्टी को उसमें ढालने की कितनी विधियां हैं? ए 2, बी 4, सी 5 या डी 6। तो ईंट की मिट्टी को ढालने की जितनी विधियां होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 2 विधियां। ईंट की मिट्टी को ढालने की 2 विधियां होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 96 नंबर पे स्लोप मोल्डेड ईंटों का अर्थ। ए मोल्ड के अंदर छिड़का हुआ रेत, बी अवयवस्थित रूप से मोल्डेड ईंटें, सी भंगुर और चिपचिपी ईंटें और डी पानी में डूबा हुआ मोल्ड। तो जो स्लोप मोल्डेड ईंटें होती है इसका अर्थ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पानी में डूबा हुआ मोल्ड। ठीक है, तो 97 पे नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है जो जलने के दौरान ईंट की मिट्टी में होता है? ए निर्जलीकरण, बी विट्रिफिकेशन, सी ऑक्सीकरण या डी कमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है जो जलने के दौरान ईंट मिट्टी में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी कमी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कमिंग। 8 नंबर पे है, एक कीट के निर्माण के दौरान उसके चेहरे में प्रदान किए गए अवसाद को कहा जाता है। ए मेंढक, बी फरो, सी ग्रू या डी स्कैलप। एक कीट के निर्माण के दौरान उसके चेहरे में प्रदान किए अवसाद को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए मेंढक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। एक कीट के निर्माण के दौरान उसके चेहरे में प्रदान किए गए अवसाद को मेंढक कहा जाता है। 99 नंबर पे है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में प्रयुक्त लोडिंग रेट क्या है। ए 14 न्यूनतम mm प्रति घंटा, बी 14 m2 प्रति मिनट, बी 20 न्यूनतम mm² प्रति मिनट, बी 40 न्यूनतम प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 14 न्यूनतम mm² प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14 न्यूनतम mm² प्रति मिनट। तो जो 100 नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों, जब ईंटों को एक साथ मारा जाता है तो आदर्श रूप में क्या देखा जाना चाहिए। जो दो ईंटों को हम एक साथ उसे टकरा कर देखते तो उसमें क्या देखना चाहिए। ए मंद ध्वनि, डी साइड चकनाचूर, सी स्पष्ट रिंगिंग ध्वनि या ईंट टूट जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी स्पष्ट रिंगिंग ध्वनि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पष्ट रिंगिंग ध्वनि। जब दो ईंटों को एक साथ मारा जाता है तो आदर्श रूप से स्पष्ट रिंगिंग ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 100 सवाल हमने आपको बता दिए हैं और उसके जवाब भी बता दिए हैं। तो दोस्तों, सिविल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।